लास्ट टाइम भी जब डेंगू का जब केसेस आए थे तो एक ह्यू एंड क्राई मचा था प्लेटलेट्स के ऊपर और एक हिस्टीरिया सा बन जाता है इस पर्टिकुलर टेस्ट को लेके। देखिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में शुरू में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन जिस फेज से वो कम होते हैं उस स्पीड से वो रिकवर भी हो जाते हैं। डेंगू के केसेस जम्मू कश्मीर में आना शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से कई सारे लोग जो डेंगू पॉजिटिव भी हो रहे हैं उनमें डर परेशानी बन चुकी है इस फीवर को लेकर। कई लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा फीवर वायरल का है, डेंगू का टेस्ट कब उन्हें करवाना है। और कई सारे लोग जब उन्हें मालूम ये चलता है कि उन्हें डेंगू फीवर हुआ है तो डॉक्टर को कंसल्ट करने की जगह वो घर में ही टोने टोट के अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। समझने के लिए कि कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, कैसे कब आपको टेस्ट करवाना है डेंगू का, और जब आप डायग्नोज हो जाते हैं तो उसके बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, मेरे साथ बात करने के लिए हैं एस माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप डोगरा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि डेंगू के केसेस जो हैं वो आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी। सबसे पहले तो यही कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू टेक ताकि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि आपको डेंगू फीवर हो ही ना। देखिए पहले हम समझेंगे कि डेंगू का ये जो इन्फेक्शन है ये होता क्यों है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक ख़ास तरह के मच्छर के काटने से होता है। और वो मच्छर जो है वो यूजुअली क्या होता है कि मानसून के बाद में जो ये ह्यूमिड जो माहौल रहता है, जो एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें वो ज़्यादा फैलता है। तो जाहिर है कि मानसून अभी चल रहे हैं और थोड़ा सा फैग एंड पे हैं, तो यही सीज़न होता है कि जब हर साल हम डेंगू के केसेस में थोड़ा सा बढ़ाव देखते हैं। तो पर इसमें मैं ये एक चीज़ बड़ा क्लियरली इसमें आपको एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा कि इसमें एक पैनिक मोड की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल हम देखते हैं कि डेंगू के केसेस आते हैं और मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो होते हैं डेंगू के वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। वो कुछ 5, 6, 7, 8 दिनों के बाद में ये बुखार जो होता है और जो इसके लक्षण होते हैं ये अपने आप नॉर्मलिटी की तरफ आ जाते हैं। 20 में से एक केस ऐसा होता है जिसमें कि साइंस थोड़े सिवियर होते हैं और उसमें से भी कुछ बहुत ही कम लोगों को शायद हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या उसको डेंगू है। अगर उसको लक्षण अगर कोई ऐसे आते हैं तो उसको ये पहचान होनी चाहिए कि कहीं डेंगू तो नहीं है, और ऐसे कौन से अलर्ट साइंस हैं, कौन से वार्निंग साइंस हैं जब उसको हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए, और अगर उसको माइल्ड डेंगू है तो उसमें उसको क्या करना चाहिए। अभी जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंशन, तो मच्छर हैं कहीं पर भी काट जाते हैं, व्हाट कैन यू डू टू मेक श्योर कि आपको डेंगू ना हो। ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमें समझना है कि डेंगू का कोई पक्का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू का जो मैनेजमेंट है वो सिम्टोमेटिक होता है, यानी कि जिस तरह के लक्षण होते हैं उसी के हिसाब से पेशेंट को मैनेज किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, हाई ग्रेड फीवर, यानी कि जगदम तेज़ बुखार 102, 103, 104, 105 तक भी हो सकता है। साथ में फ्रंटल हेडेक, यानी कि माथे पे सिवियर हेडेक, सर में दर्द होना, आंखों के पीछे तीखी दर्द होना, बदन में दर्द होना, नौशिया, वॉमिटिंग के लक्षण आना, उल्टी, मन खराब होना, ये इसके मेन लक्षण हैं। लेकिन ऐसे लक्षण जो है बाकी सारे जो वायरस जो इन्फेक्शन होते हैं जो इसी मौसम में भी दिखते हैं उसमें भी हो सकते हैं। लेकिन डेंगू का जो क्लासिकल जो पिक्चर जो आता है ये आता है। इसके साथ साथ में एक चीज़ होती है कि स्किन के ऊपर रैशेज़ होना, वो भी इसका एक यूनिक इसका एक प्रेजेंटेशन है। तो इन सब चीज़ों के अगर लक्षण इस मौसम में अगर आपको किसी को आते हैं, बुज़ुर्ग को आते हैं, बच्चे को आते हैं, तो पहला सस्पिशन जो है हमारा डेंगू की तरफ जाता है। इस टाइम पे अगर जैसे नॉर्मल पहले कोविड की सिचुएशन में देखा गया था कि डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे थे कि अगर आपको फीवर होता है आप कोविड का टेस्ट करवा ही लें तो बेटर है, मालूम चल जाएगा कि कोविड है या नहीं, बिकॉज इट वाज मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म्स। क्या डेंगू की सिचुएशन में भी यही ज़रूरी है कि अगर आपको फीवर होता है आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, आर डॉक्टर्स एडवाइजिंग एट दिस टाइम कि आप डेंगू का टेस्ट करवा ही लें, मालूम चल जाएगा? बिल्कुल। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्योंकि ये मौसम डेंगू का है, सीज़न डेंगू का है, तो डेंगू भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है। और इसका जो डायग्नोसिस है बड़ा सिंपल है। ब्लड टेस्ट है इसके लिए होते हैं, हमारे पास मेडिकल कॉलेज में भी हैं टेस्ट वाले, और ब्लड सैंपल चाहिए होता है और हमें पता लग जाता है कि डेंगू है कि नहीं है। तो डायग्नोसिस जब बन जाता है तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस, 80% ऑफ केसेस में डेंगू जो होता है वो माइल्ड वेरिएंट जो होता है वो उसका वो देखने को मिलता है। और उसमें ये बुखार जो है
6-7 दिन तक आदमी को जो है ये रह सकता है। पहले 3-4 दिन के बाद में कम होना शुरू हो जाता है और ये एक फेस होता है जो उसको निकालना होता है। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में हम यही एडवाइस करते हैं कि वो अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपना जो न्यूट्रिशन जो डाइट होती है उस पर फोकस करें, हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखें, यानी कि पीने की चीज़ें जो होती हैं ORS हो गया, पानी हो गया, लेमन जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, किसी भी तरीके से आप अपना जो हाइड्रेशन अगर मेंटेन कर सकते हैं तो वो आप कीजिए। खाने का ख्याल कीजिए और रेस्ट, बॉडी रेस्ट। डेंगू में वैसे ही भी थकावट हो जाती है, बॉडी एक्स होती हैं, तो काम काज से थोड़ा सा परहेज़ करिए और अपनी बॉडी को रिजुविनेट करने का, रिकवरी का चांस दीजिए और आराम कीजिए। आपने बात की प्रिवेंशन की, अब क्योंकि इसका पक्का इलाज हमारे पास नहीं है तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अब ये सिंपल है कि ये एक मच्छर के काटने से होता है कि डेंगू पॉजिटिव आदमी अगर है वो मच्छर जो है उसको काटेगा और उसके बाद वहाँ से वो इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है किसी दूसरे को। ये इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है। तो हमने क्या करना है कि हमने अपने आप को मच्छर से बचाना है। अब डेंगू का जो मच्छर होता है इसका एक यूनिक एक पैटर्न होता है कि ये डे बाइटर है, ये दिन में ज़्यादा काटता है, स्पेशली सुबह का जो अर्ली टाइम होता है और शाम का सूरज डूबने से पहले का टाइम होता है, उसमें ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो हमने जैसे हम लोग बात करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए कि बड़े सारे स्प्रेज आते हैं, दवाइयाँ ऐसे वो एंटी मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं, खासकर छोटे बच्चों के लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि इसके हाई रिस्क जो होते हैं, ऐसे वाले लोगों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए हम ये सारे मेजर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। और साथ साथ में एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि डेंगू का मच्छर कहीं जैसे अब अगर हम यहाँ बैठे हैं तो वो जो मच्छर ने मुझे काटना है वो कहीं गांधीनगर से नहीं आएगा, वो मेरी ही लोकेलिटी का होगा। इसका जो डिस्टेंस होता है, इसका जो ट्रेवल का जो होता है वो बड़ा कम होता है। 100 फीट के करीब इसका जो होता है, 100-150 फीट के करीब इसकी दूरी होती है। तो अगर हमारा ही एरिया अगर गलत साफ़ नहीं होगा, वेल मेंटेन नहीं होगा, तो वो हम ही को काटेगा, कहीं दूर से नहीं आएगा। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोहल्लों की, जो कमेटीज़ हैं, जो आपकी सोसाइटीज़ हैं, कि वो लोग जो भी वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो भी उनके वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ख्याल रखें कि इस मौसम में कोई भी पानी यहाँ पे इकट्ठा होने का कोई स्कोप रहता है वो ना होने दें। और जहाँ पे पानी इकट्ठा है तो एक मुहिम चला के अपने सारे वाटर के जो ऐसे स्टेगनेंट जो जॉइंट्स हैं उनको क्लीन करें, उनको साफ़ करें। और म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, वो अपना एंटी फॉगिंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको इन्फॉर्म करें कि अगर कोई ऐसी जगह है यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, सो दैट कि एक सभी की पार्टिसिपेशन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जैसे कोई डायग्नोज हो जाता है जब डेंगू फीवर के साथ, तब उसे क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है? जैसे कि फ़ीवर उसको हो रहा है या बाकी सिम्टम्स को लेकर तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप ये दवाई खाएं, वो दवाई खाएं। खुद उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और फैमिली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस डेंगू फीवर को फिर मैनेज करने में? और साथ ही में कई केसेस में देखने को मिलता है कि जैसे नॉर्मल वायरल फीवर में एक पेशेंट है, बुखार जब चढ़ा हुआ है तो वो बिस्तर पे लेटा हुआ है, बुखार जैसे ही उतरा तो वो कुछ कामकाज करने में लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है? तो जब किसी को कंफर्म डेंगू का पता लग जाता है कि उसको डेंगू है, जो कि जाहिर है कि किसी डॉक्टर के पास जाने से और लैब के टेस्ट से पता लगता है, तो मेजॉरिटी हमें इसमें, क्योंकि सिम्टोमेटिक है तो हमें बुखार को ही मैनेज करना होता है, बुखार को बढ़ने नहीं देना होता। तो बुखार के लिए पैरासीटामोल हम लोग एडवाइस करते हैं कि बुखार जो है एक मैनेजेबल लेवल पर रहे। और साथ में एक चीज़ मैं और भी बोलूँगा कि इसमें हम लोग एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन जो दवाइयाँ होती हैं वो कंट्राइंडिकेटेड होती हैं। किसी को भी ये दवाइयाँ जो हैं डेंगू के लिए नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसी अगर कोई दवाई वो लेते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम होता है, वो भी इसमें अवॉइड करनी चाहिए। तो बेसिक मैनेजमेंट जो है वो आपका जो है उसमें आपको बुखार को कंट्रोल करने की बात है। लेकिन साथ ही साथ में हर एक उस आदमी को जिसको डेंगू डायग्नोज हुआ है उसको अपने वार्निंग साइंस का पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि कुछ फ्रैक्शंस पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो डेंगू की सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसका सबको पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि ब्लीडिंग टेंडेंसी की, नाक से खून निकलना, गम्स के अंदर ब्लीडिंग होना, या स्टूल्स में ब्लैक स्टूल आना, पेट में एक्यूट पेन होना, एब्डोमिनल एक होना, बॉडी की जो पेन्स है उसकी सीवियरिटी बढ़ जाना, बुखार का मैनेज नहीं होना, नौशिया, वोमिटिंग, ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये एक इंडिकेट करते हैं कि डेंगू जो है वो माइल्ड से एक सीवियर की तरफ जा रहा है।
दिस इज़ द टाइम टू रश टू ए हॉस्पिटल। हम जो भी बातें सुनते हैं मीडिया में, वो ब्लड लेवल्स की, प्लेटलेट्स की, वो सब चीज़ें जो होती हैं वो हॉस्पिटल में मैनेज हो सकती हैं, वो आप घर पे रह के मैनेज नहीं कर सकते। पेशेंट का इतना ही काम है कि इनमें से कोई भी अगर वार्निंग साइन आता है तो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाके वहाँ के डॉक्टर से ताउन करें। जैसे कि आपने सेवियर की बात की, बहुत सारे लोग हैं जब उनको डेंगू फीवर होता है, डेली वो अपना प्लेटलेट का टेस्ट करवाएंगे, फिर डाउन हो रहा है, अप हो रहा है, उसको लेकर चिंता में रहेंगे, और एक अलग परेशानी वो इसकी बना लेते हैं कि हालांकि बुखार उतर रहा है, बॉडी उनकी बेहतर हो रही है, लेकिन उनको टेस्ट रिजल्ट से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अपार्ट फ्रॉम जो सिम्टम्स आपने बताए सेवियरिटी के, क्या और कोई भी कंसिडरेशन उनकी होनी चाहिए हॉस्पिटल पहुँचने के लिए? देखिए, ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है। लास्ट टाइम भी जब डेंगू का जब केसेस आए थे तो एक ह्यू एंड क्राई मचा था प्लेटलेट्स के ऊपर, और एक हिस्टीरिया सा बन जाता है इस पर्टिकुलर टेस्ट को लेके। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में शुरू में प्लेटलेट्स कम होते हैं, लेकिन जिस फेज से वो कम होते हैं उस स्पीड से वो रिकवर भी हो जाते हैं। इट्स ए ट्रांजिएंट थिंग, इट्स ए नॉट ए परमानेंट। ये फैसला करना कि प्लेटलेट कब करवाना है, कितनी देर के बाद करवाना है, ये आप हॉस्पिटल पे छोड़ दीजिए। पब्लिक में माइल्ड केसेस में जब आपका पेशेंट का है कि अगर उसको सिम्टम आते हैं वो अपना डायग्नोस करवाए। डायग्नोस हमेशा डॉक्टर से करवाइए। वो जो टेस्ट करवाता है आपको, वो आपको हेमाटोक्रिट बोलेगा, सीबीसी बोलेगा, प्लेटलेट्स बोलेगा, कुछ और भी बोल सकता है। अब वो केस टू केस डिपेंड करते हैं। प्रेगनेंसी वाले केसेस हैं, ओल्ड केसेस हैं, बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सेल्फ अपने लेवल पे बार बार रोज़ जाके करवाने से आप लैब पे भी बर्डन डाल रहे हो, अपना भी अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, एक और खाम खा एक डर का माहौल बना रहे हो। बिकॉज डेंगू में प्लेटलेट्स कम होंगे या बहुत सारे लोगों में कम होते हैं। तो वो फैसला जो है वो आप हॉस्पिटल पे छोड़िए, और वो भी कुछ खास केसेस में ही उसकी ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अपने आप 6-7 दिन के बाद में रिकवरी आ जाती है, और वीकनेस थोड़ी रहती है, उसके लिए 1-2 हफ्ता और वेट करना पड़ता है। सो मेजॉरिटी ऑफ केसेस विल ऑटोमेटिकली कम डाउन टू बैक बेस लेवल्स। वो सिर्फ कैल्पोल से बुखार को कंट्रोल करने से, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल करने से ही रिकवरी आपकी आराम से संभव है। क्या बच्चों के केस में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है? क्या उस केस में सेवेरिटी आपके तय करने के पैमाने अलग हो जाते हैं, सिम्टम्स थोड़े अलग हो जाते हैं, या सेम ही सिम्टम्स, सेम ही फॉर्मूला जो है जो अडल्ट के लिए अप्लाई होगा वही बच्चों के लिए भी? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि एक्सट्रीम ऑफ एज किसी भी बीमारी के लिए एक चैलेंज होती है। आप एक तरफ अगर बच्चे कह रहे हैं तो मैं इसमें बुजुर्ग भी ऐड करूँगा, मैं इसमें प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं वो भी ऐड करूँगा, मैं इसमें कैंसर के मरीज़ हैं या जो बड़ी काफ़ी देर से दवाइयाँ ले रहे हैं वो सब डालूँगा। ये लोग वैसे ही जो इनका इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ रहता है। तो ऐसे केसेस में प्रेजेंटेशन जो होती हैं डिफरेंट भी हो सकती हैं, सिवियर भी हो सकती हैं। तो जाहिर है कि इन केसेस को हमें और ज़्यादा क्लोजली वॉच करना चाहिए, और इनके लक्षणों को प्रॉम्प्टली एड्रेस करना चाहिए डॉक्टर के पास ले जाकर। क्या जिन सिचुएशंस में आप, जैसे कि आप हार्ट पेशेंट हैं या आपके और कोई बीमारी है, उस सिचुएशन में आप दवाइयों को लेकर भी ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि आप कौन सी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और कितनी देर तक वो दवाई ले सकते हैं? जैसे पैरासीटामोल्स के केस में एक हेल्दी इंडिविजुअल को दिन में कितनी बार पैरासीटामोल लेना अलाउड है इन केस ऑफ डेंगू फीवर, क्योंकि फीवर उतरता चढ़ता रहता है, और अगर पेशेंट को ऑलरेडी कोई और बीमारी भी है तो उसे कितने बार अलाउड है कि वो पैरासीटामोल या अन्य कोई दवाई ले सकते हैं? इसीलिए डायग्नोसिस हैज़ टू बी डन बाय द डॉक्टर। हर आदमी का जो उसकी मोबिडिटी है, जो उसकी पहले बीमारियां हैं, क्या वो दवाइयाँ ले रहा है। मैंने जैसे कहा कि ऐसी कोई दवाई जो प्लेटलेट्स को कम करती है, या कोई आदमी अगर एस्पिरिन के ऊपर है, उसको डेंगू हो जाता है, तो डॉक्टर बताएगा उसको कि फ़िलहाल आप ये बंद कर दीजिए, इसके बाद जब ठीक हो जाओगे तो लेना है। ये फैसला जो है ये बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो पेशेंट को देख के डॉक्टर डिसाइड करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, अपनी पूरी असेसमेंट कीजिए, टेस्ट करवाइए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अब कोविड गया नहीं है, कोविड एक लोअर अपने ट्रैजेक्टरी पे है, कॉशन की यहाँ भी ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का और डेंगू का एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है। ये दोनों बीमारियाँ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या एक्सेंचुएट करती हैं। तो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, डायग्नोज्ड हैं, जो अभी क्वारंटाइन पे हैं या आइसोलेशन में हैं, उनको एडिशनल ख्याल रखना चाहिए अपनी सेफ्टी का, मच्छर से बचने के प्रिकॉशन लेने का, कि कहीं उनको डेंगू ना हो जाए, खासतौर से अगर वो कोमॉर्बिड है। और फीवर, क्योंकि दोनों में कॉमन सिम्टम है, तो इज़ इट एडवाइजेबल कि अगर आपका डेंगू पॉजिटिव आता है तो आप कोविड का भी एक बार टेस्ट करवा के देख लें कि कहीं कोविड भी तो नहीं है? हो सकता है, ये भी एक चैलेंज है। आजकल हम रोज़ ऐसे केसेस देख रहे हैं
क्योंकि इस समय एक वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं वो भी हैं, कोविड भी चल रहा है और साथ में डेंगू भी आ गया। तो ये और इनके सिम्टम्स भी जो होते हैं शुरुआती जो है उनकी सिविरिटी अलग हो सकती है, लेकिन काफ़ी इसमें अपनी सिमिलैरिटी है। तो ये एक चैलेंज है जो आई थिंक पेशेंट को चाहिए कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आता है तो लेट ए प्रोफेशनल डिटरमाइन कि ये वायरल है या डेंगू है या कोविड है। आखिर में डॉक्टर साहब की फूड हैबिट्स को लेकर क्या एडवाइस करेंगे? अगर आप डेंगू पॉजिटिव आ जाते हैं तो आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है? फ्लूइड्स तो कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ले सकें बेहतर है, लेकिन क्योंकि वॉमिटिंग भी होती है, नौजिया भी होता है और कुछ खाने का मन नहीं करता ऐसे पेशेंट्स में, तो क्या चीज़ें एडवाइजेबल है जो आप ले सकते हैं? देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में एपेटाइट थोड़ा सा दिक्कत करता है, टेस्ट चेंज बदल जाता है, हम ये सब जानते हैं, नॉर्मल बातें हैं। बट फिर भी फैमिली का रोल इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर घर में कोई ऐसा मरीज़ है, खासकर बच्चे हैं, तो अल्टरनेट न्यूट्रिशन हो सकता है, उसको ब्लैंड मतलब ये लिक्विड्स जो है वो आप दे सकते हो उनको, मतलब हाइड्रेशन की तरफ ध्यान देके, या कोई ऐसी पैलेटेबल चीज़ जो कि फ्राइड नहीं है, जो कि फैटी नहीं है, जो कि न्यूट्रिटिव है, वो लेडीज़ जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंट करके दे कैन मेक थिंग्स मोर पैलेटेबल। तो खाने का बहुत रोल है, बिकॉज डेंगू की वीकनेस बुखार के जाने के बाद भी 1-2 हफ्ता रहती है। इट कैन टेक मोर टाइम इन सम पीपल टू रिकवर। तो न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन इज़ द ओनली एक्चुअली द रियल मैनेजमेंट वी हैव, बिकॉज वी डोंट हैव एनी मेडिकेशन फॉर इट। तो खाने पीने से ही आप जितना ख्याल रखेंगे उतनी जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी आ पाएंगे। आखिर में क्या आप एडवाइस करेंगे कि अगर फीवर से आप रिकवर भी हो जाते हैं, उसके 1-2 हफ्ते तक जब तक आपकी बॉडी फुली रिकवर नहीं करती, आप कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस ना करें? क्योंकि यंगस्टर्स यही करते हैं कि अब ठीक हो गए हैं तो चलो जिम। एक स्टैगर्ड, हम हमेशा ना बीमारी के बाद, किसी भी ऐसी एक्यूट बीमारी के बाद में जो रिकवरी है वो थोड़ी सी डिलेड होती है, तो उसी हिसाब से हमारी लाइफ भी थोड़ी स्टैगर्डली जो वापस आनी चाहिए। एकदम स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए अपनी ऑफिस की ज़िंदगी और बाकी काम काज जो है, धीरे से आप रिकवरी मोड में आइए, एंड दैट इज़ द वे टू डू इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आप लोगों तक भी मकसद यही है कि किसी भी बीमारी को लेकर परेशानी या हिस्टीरिया या एंग्जाइटी के शिकार आप ना हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो आपको मालूम होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। और आखिर में सेल्फ मेडिकेशन ना करें। बुखार आता है इस समय में ख़ास तौर पर तो डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, डॉक्टर जो टेस्ट बताते हैं वो ज़रूर करवाएं, या इससे ये बेहतर होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो केमिस्ट के पास चले जाते हैं, अगर उन्हें जो दवाई दे दी तो वो लेना शुरू कर देते हैं बिना ये सोचे हुए कि इस समय जो सिचुएशन है, कोविड भी चल रहा है, डेंगू फीवर भी चल रहा है और कई सारी और बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम्स लगभग मिलते जुलते होते हैं। इट इज़ ओनली अ डॉक्टर जो बता सकता है कि आपको क्या है और क्या नहीं है।